हाय एवरीवन। तो आज कवर करेंगे चैप्टर 5 को, जो कि हमारा मिडेवल हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज कवर करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसमें से मुगल इंपरर को जो है कवर करने वाले हैं। ये जो है पार्ट 1 होगा। ठीक है, मुगल इंपरर में जो है ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि देखो मुगल इंपरर जो है पूरा टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि एक ही लेक्चर में पूरा को जो है नॉर्मली ऐसे ही कवर करके आगे बढ़ जाए, नहीं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएपीएफ में, या तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं और जो है ये मुगल इंपरर, और कुछ क्वेश्चन जैसे कि विजयनगर इंपरर वहां से आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं मुगल इंपरर से ही देखने को मिलता है। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल के साथ कवर करेंगे। अगर मिडाइवल हिस्ट्री से पर्टिकुलर मुगल चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से उसको टैकल कर सको। ठीक है, तो हड़बड़ी यहाँ पे नहीं करना है, अभी थोड़ा टाइम है, तो अच्छे से 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो आज जो है पार्ट 1 को कवर करेंगे, बाबर तक यहाँ पे कवर कर लेंगे, और लिंक भी बना लेंगे कि कैसे जो है दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और कैसे जो है मुगल इंपरर यहाँ पे अपना पूरे एज साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किए। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि लास्ट इंपरर जब हम लोग दिल्ली सल्तनत कवर किए थे तो लास्ट वहाँ पे इंपरर था वो है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी उस समय आ चुके थे, और लास्ट जो दिल्ली सल्तनत में रूल किए गए थे वो लोधी डायनेस्टी के द्वारा रूल किए गए थे। और वहाँ पे एक चीज़ और बताया था, अगर उस लेक्चर को कवर किए होंगे तो यहाँ से अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि जो लोधी डायनेस्टी है उसमें से जो लास्ट रूलर रहे हैं वो रहे हैं इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी जो है उस समय का लास्ट रूलर रहे हैं। अब इब्राहिम लोधी के साथ क्या हुआ कि ये तो इब्राहिम लोधी इंडिया में सेटल हुए थे, इंडिया में रूल कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्न साइड अगर देखोगे या फिर चाइना को ऊपर थोड़ा से मंगोलिया साइड देखोगे, सेंट्रल एशिया को देखोगे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डायनेस्टी के बीच में अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा था। कैसे अपलिफ्टमेंट? कि जैसे कि एक तिमूर डायनेस्टी हो गए, सैयद डायनेस्टी हो गए, ये लोग क्या कर रहे थे कि अपने एरिया को एक्सपांसन करना चाह रहे थे। जैसे कि इंडिया में होता रहा है अभी तक, कैसा देखने को मिला है कि एक रूलर क्या किए हैं, दूसरे रूलर को क्या है उसके डायनेस्टी को कैप्चर कर रहे हैं। जैसे कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जब मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट किया तो वहां पे भी कवर किए हैं। तो गुर्जर डायनेस्टी पाला डायनेस्टी के एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, पाला डायनेस्टी जो है राष्ट्रकूट के डायनेस्टी को जो है कैप्चर कर रहे हैं, उसके टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं। तो सेम इसी पैटर्न में सेंट्रल एशिया में भी यहाँ पे अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और उसी के कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हुआ कि ये तिमूर डायनेस्टी है। ठीक है, ये तिमूर डायनेस्टी कहाँ से आए हैं? ये जो तिमूर डायनेस्टी है अगर इसका लिंक करोगे तो जो सेंट्रल एशिया है, ठीक है, सेंट्रल एशिया है, जैसे कि कुछ पार्ट चाइना का हो गया, कुछ पार्ट मंगोलिया का हो गया, किर्गिस्तान साइड का हो गया कुछ पार्ट, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा था। और यही इनस्टेबिलिटी के चक्कर में क्या हुआ कि इंडिया की तरफ अब जो है एक्सपांसन होना स्टार्ट हुए। अब ये भी डाउट आएगा कि इंडिया में ही क्यों एक्सपांसन किए, है ना? अदर भी तो कंट्री हैं, अदर टेरिटरी हैं, डायरेक्टली नॉर्थ साइड चले जाते, रसिया साइड चले जाते, ठीक है, नदर्न ईस्टर्न एशिया साइड चले जाते हैं, जैसे कि मंगोलिया के साथ अगर लिंक किया जाए, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गए, कंबोडिया हो गए, ये लोग इंडिया में ही क्यों आए? तो इसका भी रीजन समझेंगे। तो उस समय क्या हुआ था कि जो टिमूर डायनेस्टी वो इंडिया में एक्सपांसन करना चाह रहे थे, इंडिया की तरफ आए। जैसे इंडिया की तरफ आए, और इंडिया में कौन से साइड से आए, देखो अगर इंडिया का लोकेशन यहाँ से देखोगे तो ये जो एरिया है ना वेस्टर्न साइड, नदर्न वेस्टर्न साइड, यहाँ से ही उन लोग जो है मोस्टली इंटर किए हैं। अब यहाँ पे जो है दो पासेस पड़ता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पास को याद रखना, बोलन पास, ये बोलन पास नीचे साइड है। ठीक है, बोलन पास जो है राजस्थान हो गया, यहाँ से लिंक देता है। लेकिन अगर डायरेक्टली सेंट्रल इंडिया में अगर इसको अटैक करना है, सेंट्रल इंडिया में डायरेक्टली लोकेट करना है, तो एक और पास है यहीं पे, वो है खैबर पास। और ये लोग जो आए हुए हैं ये खैबर पास के थ्रू होके ही आए हुए हैं। तो जैसे ये लोग इस साइड वेस्टर्न साइड और सेंट्रल इंडिया में इंटर करेंगे तो वहां से बहुत सारा क्या हो जाएगा, लड़ाई होगा, फाइटिंग होगा। क्यों फाइटिंग होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत है, और उस दिल्ली सल्तनत में कौन है लास्ट रूलर? लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम लोधी, ये जो है लास्ट रूलर रहे हैं। तो इसके बीच यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए, है ना, क्योंकि ये जो तिमूर डायनेस्टी है, जैसे कि बाबर हो गया, बाबर फेमस, जो कि उसी के द्वारा ही इस पूरे मुगल एम्परर को जो है बिल्डिंग रखे गए थे, न्यू रखे गए थे। तो बाबर जब आगे आए, इंडिया में जैसे इंटर करना स्टार्ट हुए, तो इंडिया में तो पहले से ही यहाँ पे डायनेस्टी है। पहले से कौन डायनेस्टी है? लोधी डायनेस्टी है। और याद रखना यहाँ पे छोटे छोटे और डायनेस्टी हैं, जैसे कि मेवाड़ का हो गया, राजस्थान में अलग जो है स्मॉल किंगडम है, वो भी डायनेस्टी रहे हैं। ठीक है,
लेकिन वो चाह रहे थे कि डायरेक्टली जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल जहाँ पे रूल करते थे, जैसे कि सीधी सी बात यहाँ पे जो इब्राहिम लोधी है उसको यहाँ पे हराया जाए। तो क्या किए कि इब्राहिम लोधी को यहाँ पे हराए और फर्स्ट बैटल यहाँ पे पानीपत हुआ 1526। और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए, जिसमें से एक साइड रहे हैं इब्राहिम लोधी और सेकेंड साइड रहे यहाँ पे बाबर। दोनों के बीच यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए और जैसे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो इब्राहिम जो लोधी हैं, इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिए। और जैसे इब्राहिम लोधी को डिफीट करेंगे तो जो दिल्ली सल्तनत है उसका पूरा साम्राज्य, उसका पूरा इंपर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। और जैसे उसका डिस्ट्रॉय हुए तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है तो उसका इंड होने के बाद यहाँ पे मुगल इंपर स्टैब्लिश हो गए। तो ये कुछ इसका यहाँ पे कुछ व्यू रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे जो है इब्राहिम लोधी को डिफीट करके मुगल यहाँ पे जो है अपना इंपर यहाँ पे इस्टाब्लिश किए। लेकिन देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचोगे तो ऐसा नहीं कि जो मुगल इंपर यहाँ पे आएगा, इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देंगे और डायरेक्टली यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। जितना यहाँ पे लग रहा है उतना आसान नहीं था ये चीज़। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे जो है बाबर ये इंडिया में आएगा। अब बाबर को ना तो इंडिया का लोकेशंस पता है, ना तो इंडिया के बारे में कुछ उसको पता है। बस ये जानते थे कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ये तो बेसिकली सबको पता होता है। लेकिन अब इसको जो है दिल्ली सल्तनत को कैप्चर करना है तो कैसे कैप्चर करेंगे? अपने से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसको इंडिया के बारे में उतना एस खास पता नहीं था, जियोग्राफिकली लोकेशन उसको पता नहीं थे बाबर को। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्मॉल किंगडम रहे हैं, जैसे कि संग्राम सिंह को फेमसली जो राणा संगा के नाम से जानते हैं, तो राणा संगा हो गया, मेवाड़ का कुछ किंगडम हो गए। तो ये लोग क्या किए कि तिमूर के साथ मिल गए, मतलब बाबर के साथ मिल गए। ये कौन लोग हैं? इंडिया ही है, ठीक है, इंडियन ही लोग हैं। जैसे कि मेवाड़ हो गया, राणा संगा हो गया, तो ये इंडियन लोग ही हैं। और ये बाबर को जो है दिल्ली सल्तनत को हटाओ, इस तरीके से जो है अटैक करो। तो बाबर का यहाँ पे साथ दिए हैं इंडियन ही लोग दिए हैं, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी का यहाँ पे हो गया, मतलब उसका जो इंपर है डिस्ट्रॉय हो गए। बाबर यहाँ पे आएगा, उतना टेक्निकली हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, एग्जाम लायक ही पढ़ना है, तो उतना ही कवर करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो अब यहाँ इतना तो समझ ये हो गया कि बाबर यहाँ पे आ गए। अब बाबर का क्या करते हैं कि कैसे उन्होंने रूल किए हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रूलर आए हैं, उसको एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो कितना भी जो है कवर कर लो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक्स ही फंडामेंटल यहाँ पे गया तो फिर पूरा जितना एडवांस कवर करोगे वो फिर गया। क्योंकि एग्जाम में बैठोगे तो प्रेशर इतना रहता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिल्ट कर दिए जाते हैं, घुमा दिए भी जाते हैं, लेकिन अगर बेसिक्स पता है तो इतना श्योरिटी हो जाता है कि अगर उसको इलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। बाकी अब थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे रूलर आए, क्योंकि उसको भी कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बेसिक्स वही बता रहा हूँ ना बार बार, अब ठीक है, चलो समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रूलर के साथ। सबसे पहले जो है, जैसे ही 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। तो उसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे किंगडम आए। वो किंगडम यहाँ पे जो रूलर आए, इंपॉर्टेंट रूलर, वो बाबर ही आए, ठीक है। यहाँ पे बाबर आ गए। टाइम फ्रेम भी लिख दूं क्या साथ ही में, ताकि अच्छे से समझ भी आ जाए। लेकिन टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ऐसे ही समझने या फिर अंडरस्टैंडिंग के तौर पे कवर करना, इसमें जो है इतना रटने की जरूरत नहीं है। टाइम फ्रेम को पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका टाइम फ्रेम जैसे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और यहीं से बाबर का पूरा रेन स्टार्ट हो गया, जो कि 1530 एडी तक इन्होंने अपना रूल किए हैं। इतना तक ही ऑन एन एवरेज रूल किए हैं 1530 तक। देख लो, ज़्यादा टाइम फ्रेम ही नहीं रहा है, 4 ही साल इन्होंने मोस्टली रूल किए हैं इंडिया में। अब जैसे ही बाबर का डेथ होगा, तो बाबर का जैसी डेथ होगा तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर आएगा, इसका सन आएगा, वो है हुमायूं, ठीक है। अब ये हुमायूं भी उतना ज़्यादा समझते इसके बारे में, लेकिन हुमायूं आए। हुमायूं का टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो हुमायूं जो है 2 टाइम फ्रेम में रूल किए हैं। कौन कौन से? एक टाइम फ्रेम को पहले लिख रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ ब्रीफली। तो पहला इन्होंने रूल किए हैं 1530 से, क्योंकि 1530 में इसका जो फादर बाबर जो है इसका डेथ हो गया। तो 1530 से इन्होंने रूल किए हैं और 40 एडी तक रूल किए हैं इसके द्वारा। एंड एंड क्यों जोड़ रहा हूं, बता रहा हूं अभी, ठीक है। इसके बाद जो है इसके द्वारा 55 में और प्लस 156 में इसके एडी में फिर से इसके द्वारा रूल किए। तो ऐसा क्यों 2 टाइम फ्रेम में?
इसी के बीच में एक रूलर आया था जिसे बोले जाते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इन्होंने क्या किए कि ऐसा नहीं कि बाबर ने पूरा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिए तो इसमें बाहरी जो है अटैक या फिर टेरिटरी को कैप्चर करने का ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं था। जैसे कि मुगल ने, बाबर ने यहाँ पे दिल्ली को पूरा जो है कैप्चर किए, इसी तरीके से अदर भी यहाँ पे डायनेस्टी थे, उसमें से एक डायनेस्टी था शेर शाह सूरी। अब ये शेर शाह सूरी क्या किए कि डायरेक्टली दिल्ली के एरिया या फिर जो नदर्न इंडियन स्टेट है उसको कैप्चर किए, वहां पे अटैक किए। तो उस समय कौन रूल कर रहे थे? हुमायूं रूल कर रहे थे। 1530 और 1540 के बीच हुमायूं रूल कर रहे थे, और यही 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच यहाँ पे फाइटिंग हो गया, वार हो गए, है ना, टेरिटोरियल को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। तो जैसे शेर शाह सूरी हुमायूं के ऊपर अटैक करेंगे तो हुमायूं को यहाँ पे डिफीट का सामना करना पड़ता है ना। हुमायूं यहाँ पे जो है हार गए, और हारने के बाद हुमायूं को क्या हो गया? एग्जाइल हो गया, मतलब देश निकाला हो गया, इंडिया के बाहर यहाँ पे इसको भेज दिए। तो इसके बाद जो है जैसे ही इंडिया के बाहर या फिर अपने टेरिटरी को बोल लो, इंडिया के बाहर भी नहीं बोल सकते क्योंकि उस समय इंडिया जो है पूरा वास्ट अमाउंट में उसका स्प्रेड था, जोग्राफिकल लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा थे। तो हुमायूं का उसका जो टेरिटरी था वहां से उसको बेदखल कर दिए, बाहर निकाल दिए हुमायूं को। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हुमायूं जो है अदर एरिया में स्टे किए, कहाँ पे किए हैं अब थोड़ा आगे भी बताऊंगा, है ना, सबको यहीं पे बता दूंगा तो फिर दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो हुमायूं है उसको जो है एग्जाइल कर दिए। लेकिन हुमायूं को एग्जाइल के इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरे दिल्ली सल्तनत को छोड़ ही देंगे, नहीं। इसके बाद दोबारा हुमायूं आए, शेर शाह सूरी को डिफीट किए। तो उसके बाद जैसे शेर शाह सूरी को डिफीट किए तो फिर से जो दिल्ली सल्तनत, सॉरी, जो मुगल इंप्रर हैं वो फिर से जो है हुमायूं के अंडर में आ गए। उसके बाद रूल किए 50-55 से 1506 में, मतलब एक ही साल रफली रूल किए हैं। तो शेर शाह सूरी को डिफीट करके रूल किए हैं। तो हुमायूं के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो आने वाले हैं जहांगीर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो जहांगीर, सॉरी यहाँ पे और रूलर आएगा ना, जहांगीर थोड़ा ना। इसके बाद रूलर आएगा वो अकबर आएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम फ्रेम को याद रखना है। इसके बाद अकबर आएगा। अकबर का जैसे ही डेथ होगा, अब अकबर के टाइम में भी जो है पूरा मुगल इंपर बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में स्प्रेड हो गया था, और उसी के साथ जो एक पीक लेवल होता है, तो पीक लेवल भी अकबर टाइम को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही अकबर का डेथ होगा, तो अकबर का जैसे ही डेथ होगा उसके बाद यहाँ पे जहांगीर आएगा। फिर जहांगीर का डेथ होगा, तो जहांगीर के डेथ होने के बाद यहाँ पे शाहजहां आएगा, ठीक है। शाहजहां से सबको ताजमहल याद आ रहा होगा। तो जैसे ही जो है शाहजहां आए, शाहजहां के बाद जो है नेक्स्ट जो रूलर आएगा वो आएगा औरंगजेब। अब ये जो औरंगजेब है ना, जैसे ही औरंगजेब के टाइम फ्रेम में आए तो औरंगजेब का जो है जितना भी स्ट्रेटजिक था, जिस तरीके से इसका पॉलिसी था, पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय की तरफ ही लेके गए। और औरंगजेब ही इस टाइम में जो है पीक समय था जहाँ पे औरंगजेब का टाइम फ्रेम, और औरंगजेब के बाद जितना भी रूलर आएगा पूरा वीक सक्सेसर्स के तौर पे देखे जाएंगे, ठीक है। तो औरंगजेब तक ही इसका जो पूरा मुगल इंपर ठीक तरीके से रन किए गए। फिर औरंगजेब का जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद भी रूलर आए, जैसे कि शाहजहां हो गया, है ना, शाहजहां ये वाला नहीं, शाहजहां, ठीक है, ये अलग है। उसके बाद जैसे कि फर्रुखशियार हो गया, फर्रुखशियार के बाद अलारमगीर सेकेंड हो गए, मोहम्मद शाह हो गए, अकबर सेकेंड हो गए। तो इस तरीके से जो स्मॉल रूलर आए उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं थे। अपना जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम पहले रन किए जा रहे थे इन सब के द्वारा, जैसे कि शाहजहां हो गया, औरंगजेब, अकबर हो गया, उस तरीके से जो टेरिटोरियल है ना, टेरिटरी है, उसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाए। और जैसे ही औरंगजेब का डेथ हुआ उसके बाद जो रूलर आए पूरा वीक रूलर आए पूरा, और यहाँ पे मुगल का जो डिस्ट्रॉयमेंट होता है, जो डिक्लाइनिंग फेज होता है, वो औरंगजेब के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मुगल समझ आ गया, उसका टाइम फ्रेम समझ आ गया। अब बाकी का टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, उसको आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है एक पूरा ओवरव्यू समझ आ गया कि कैसे दिल्ली सल्तनत से जो है मुगल इंपर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए। अब मुगल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं वो भी यहाँ पे कवर कर लिए। तो अब देखो वो टाइम फ्रेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ पहले ही कवर कर चुका हूँ कि जैसे ही 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुए, बाबर एक तरफ थे, एक तरफ इब्राहिम लोधी, तो इसी के साथ ही जो है पूरा मुगल इंपर, जो मुगल रूल है, उसका यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो गया। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे कल्चरल हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, हर एक रूल जो मुगल का है वो इंडिया में अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। और ऑन एन एवरेज जो है 300 ईयर्स के लिए पूरा इंडिया जो है कंट्रोल में रहने वाले हैं, वो मुगल के कंट्रोल में रहेगा।
क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा वो डायरेक्टली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के द्वारा ही रन किए जाएंगे इंडिया को, जो कि कॉलोनाइज कर लिए जाएंगे ब्रिटेन के द्वारा। तो जिस तरीके से ये लोग तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो मुगल रूल है ये तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो तिमूर डायनेस्टी से लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो तिमूर डायनेस्टी में जो कल्चरल थे, जो सिग्निफिकेंस वहां पे देखने को मिला है, वो सब इंडिया में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ जो पॉलिटी, जिस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग करते रहे होंगे, तो सब चीज़ यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश करने का ट्राई करेंगे, वन बाय वन करके समझ भी आ जाएगा। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ, तो औरंगजेब का जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद वीक सक्सेसर आएगा, जैसे कि फरुखशियार हो गया, मोहम्मद शाह हो गए, ठीक है, उसी के बाद जलंधर शाह हो गए। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा वीक रूलर रहे हैं। और ये नॉर्मली इसको देखिए ये ऐसे जाते हैं कि जितना भी वीक सक्सेसर आएगा औरंगजेब के बाद, तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन के द्वारा जो भेजे गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भी यहाँ पे एक इमरजेंस स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एन एवरेज जो है 1600 के बीच आए थे, है ना, इन्हीं के टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे एज अ ट्रेड के पर्पज से। तो वहां से जो है एक मुगल इंपरर का जो अथॉरिटी बोल सकते हो, ठीक है, मुगल इंपरर का जो अथॉरिटी था, सेंट्रलाइज अथॉरिटी था, वो सब यहाँ पे वीक में चले जाते हैं। चलो एक चीज याद रखना, जो मुगल इंपरर है इसका डायनेस्टी का पूरा है ना, ऑफिशियली अगर इसका डिक्लाइन देखे गए तो 1857 में देखने को मिला, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1707 में होगा। 1857 जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ बैटल भी इसको कंसीडर किए जाते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस भी कंसीडर करते हैं 1857 को। तो यहीं से जो है पूरा मुगल का डिस्ट्रॉय हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। क्योंकि जैसे ही 1857 का टाइम फ्रेम आया तो ब्रिटेन को भी लगा कि अब जो है इंडिया में प्रॉपर तरीके से रूल करना है। ये सब आगे बताऊंगा, बाकी ये प्रेजेंट जो है इतना कवर करो, इतना यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अब वन बाय वन करके काम करते हैं कि जो रूलर है इंपॉर्टेंट रूलर, जैसे कि बाबर हो गया, शाहजहां हो गया, अकबर हो गया, तो वन बाय वन करके इसका पूरा हर एक चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। देखो जो बाबर है एक्चुअली ये डिसेंडेंट कंसिडर किए जाते हैं तिमूर से। अब ये तिमूर हम लोग जो बोल रहे हैं इतना टाइम से तिमूर ही बोल रहा हूं मैं, तो ये पैटर्नल साइड को डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मैटरनल साइड का जो डायनेस्टी है, जो डिसेंडेंट है, वो चिंगिस खान है, ठीक है। जो डिसेंडेंट है तिमूर वो पैटर्नल साइड का है, लेकिन अगर मैटरनल साइड का आ जाए तो ये चिंगिस खान है, जो कि मैटरनल साइड से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए इसको जो है तिमरुट कंसीडर किए जाते हैं। मैटरनल मतलब क्या हो रहा है, फादर साइड को बिलोंग कर रहे हैं, तो तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको तिमरुट से भी बोले जाते हैं, ठीक है। जो कि एक रूलर रहे हैं उज्बेकिस्तान से, है ना, उज्बेकिस्तान हो गया जो सेंट्रल एशिया हो गया, तो वहीं पे रूलर रहे हैं कौन, बाबर, वहीं से रूल किए और इंडिया में अटैक किए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारा इसके द्वारा जो है फाइनेंशियल थ्रेड भी पहुंचे हैं, फाइनेंशियल स्टेट भी हुआ है। क्योंकि एक कंट्री में अगर जो है रन करना है पूरा एज अ किंग के फॉर्म में रन करना है, तो हर एक चीज के यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे कि टैक्स हो गया, क्योंकि टैक्स ही से तो रेवेन्यू आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो यहाँ तक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो ही गए थे। लेकिन एक यहाँ पे माइंड में डाउट ये आएगा कि इतना सारे जो है लोकेशंस हैं, है ना, सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल अदर जो है जैसे कि नदन ईस्ट एशिया हो गया, लॉस हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, प्लस इधर जाओगे जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा दूर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो ऐसे भी अदर भी तो कंट्री थे, अदर भी तो लोकेशंस थे। लेकिन ये लोग इंडिया में ही क्यों आए, क्योंकि इंडिया में कई यहाँ पे रिसोर्सेज देखने को मिला है। जैसे कि पहला अगर इंडिया का लोकेशंस देखोगे तो यहाँ पे जो नदन ईस्टर्न या फिर नदन इंडिया है, तो नदन इंडिया में एक जो है लोकेशंस हैं, कौन सा लोकेशंस, कन्नौज है, ठीक है। इसके बारे में अब ध्यान आ रहा होगा। तो कन्नौज के बारे में बताया था कि यहाँ पे लोकेशंस देखोगे तो प्लस ये तो रिवर यहाँ पे जा रहे हैं, रिवर आएगा तो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा फर्टिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जितना एग्रीकल्चर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे रेवेन्यू आएगा, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू आएंगे तो उससे जो टैक्स दिए जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स होगा। प्लस जो है अगर ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास मनी ज़्यादा होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना रूल कर पाएंगे। न केवल यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल है ना, उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किए गए हैं। कैसे, देखो इस एरिया में अगर देखोगे तो आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले जाते हैं। अब आयरन से या फिर लोहा से क्या बना सकते हो, हथियार बना सकते हो। अब खुद सोचो कि ये वाले एरिया में जो
आयरन का यूज कर रहे हो, जो हथियार का यूज कर रहे हो वो लोहा का बना हुआ है। इस एरिया से सपोज करो कि कोई डायनेस्टी आ रहे हैं या फिर इंडिया में जो है कंट्रोल करने के लिए टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहे हैं, लेकिन इसके पास अगर मान लो लकड़ी का तलवार हो या फिर पत्थर बस हो, तो डिफरेंस समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके पास तो पूरा आयरन है ना, लोहा का हथियार है, लेकिन इसके पास जो है लकड़ी का हथियार है, तो कौन जीत पाएगा यहाँ पे? लोहा वाले जिसके पास आयरन का हथियार है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहे हैं। प्लस रिवर का फ्लो हो रहे हैं तो इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, मिनरल्स का मात्रा बहुत ज़्यादा है, वुड का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लोकेशंस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन रहे हैं, क्योंकि देखे भी होंगे कि जितना भी यहाँ पे अटैक हुए हैं वो इसी साइड से अटैक हुए हैं, जो वेस्टर्न इंडिया है वेस्टर्न इंडिया साइड से यहाँ पे अटैक हुए हैं। प्लस जो एक और रीजन था ये लोगों के हिसाब से बाबर यहाँ पे कैप्चर करने का, एक और रीजन था यहाँ पे। कौन सा रीजन? कि जो पंजाब एरिया है ये लोग ऐसा समझते हैं कि ये तिमुर्स का लेजेसी रहे, मतलब यहाँ पे ऐसा क्लेम किए गए हैं बाबर्स के द्वारा कि ये जो पंजाब एरिया है ये पंजाब एरिया तिमुर का ही लेजेसी रहे वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है इसके द्वारा रूल किए गए हैं। प्लस जो और रीजन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बाबर इंडिया में तो अटैक किया, लेकिन उसको तो इंडिया के बारे में पता नहीं था। अटैक इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे, बाबर का साथ दे रहे थे। एक साथ दे रहे थे वो है दौलत खान लोधी, क्योंकि दौलत खान लोधी जो है अपने को एज ए एम्परर के तौर पे यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। सेम जो राणा संगा हो गए, तो जो राणा संघ है ये भी चाहते थे कि हमें भी यहाँ पे रूल करना है। तो बाबर जैसे ही अटैक करेंगे तो जो डायनेस्टी है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जो है रूल कर पाएंगे अपना। ये ऐसा ये लोग सोचते थे। कौन लोग? यहाँ पे जैसे कि राणा संगा हो गया, दौलत खान लोधी हो गए, ये लोग इस तरीके से सोचते थे, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो, क्योंकि राणा संघ यहाँ पे एक नाम है जो कि बाबर का साथ तो दिए, लेकिन जैसे ही जो दिल्ली सल्तनत का डिस्ट्रॉय होने के बाद मुगल का यहाँ पे इस्टाब्लिश होगा, इंपरर का इस्टाब्लिश होंगे, तो राणा संगा को भी डिफीट कर देंगे। बल्कि इन्होंने बाबर का साथ दिए हैं, लेकिन बाद में राणा संघा को डिफीट करके इसका भी टेरिटरी को बाबर यहाँ पे हड़प लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियली इसी के द्वारा जो दौलत खान लोधी हो गया, राणा संघ हो गया, इसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका साथ दिए है, तभी इंडिया में कैप्चर कर पाए। लेकिन कैप्चर करना इतना आसान नहीं था, इसको भी मल्टीपल यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट करने पड़े हैं, है ना, बैटल करने पड़े हैं। तो पहला बैटल तो समझ आ गया होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, जिसमें से बाबर और इब्राहिम लोधी रहे हैं। और इसमें एक जो वारफेयर होता है, एक आर्टिलरी वारफेयर होता है, उसका यूज़ किए गए थे। उसका नाम याद रखना, रूमी वारफेयर। ठीक है, रूमी वारफेयर इसका यूज़ करते थे। क्या होता है रूमी वारफेयर? देखो, ये लोग क्या करते थे, इसका वारफेयर भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में थे। पूरा जो वारफेयर करना है, अगर बैटल लड़ना है, तो पूरा स्ट्रेटजी के साथ आते थे, प्लानिंग के साथ आते थे कि इस तरीके से अटैक अगर होता है तो ऐसे अटैक करना है। ठीक है, तो वारफेयर के लिए सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट अगर देखा जाए तो मुगल डायनेस्टी में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो रूमी वारफेयर यहाँ पे होता था। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये इंडिया हो गए, रियल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि ये इंडिया का लोकेशन हो गया। अब तिमूर डायनेस्टी यहीं से आएंगे, है ना, मोस्टली, क्योंकि उज्बेकिस्तान का रूलर रहे हैं तो यहीं से आएंगे मोस्टली। अब ये लोग ऐसे आएंगे ये साइड से। ठीक है, अब इसका स्ट्रेटजी कैसा था, ये लोग को पहले से पता था कि अगर हम लोग इंडिया को कैप्चर करेंगे तो इंडिया को कैप्चर करेंगे तो सीरीज बात है, यहाँ पे अगेंस्ट में तो ये लोग हमारे ऊपर वारफेयर करेंगे, है ना, वार करेंगे। लेकिन इन लोग का क्या तरीका था कि यहाँ पे जैसे कि मेवाड़ वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन हो गया, जहाँ पे स्मॉल स्मॉल किंगडम है, तो ये लोग तो सबसे पहले स्मॉल किंगडम को अपने फेवर में किए। जैसे कि ये हुआ ना, दौलत खान लोधी हो गया, संग्राम सिंह हो गया, संग्राम सिंह मतलब जो राणा संगा हो गया, ये हो गए, ताकि ये वाले जो एरिया है ये लोग तो हमारे ऊपर अटैक ना करें। अब बच गए यहाँ पे सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया से तो अटैक होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरी को अगर कैप्चर करोगे तो ये लोग क्या करते थे, इस तरीके से, वो लोग को पता था कि कैप्चर या फिर अटैक तो ऐसे सीधा होंगे इस तरीके से। लेकिन ये लोग का जो रूमी वारफेयर आर्टिलरी कैसा था कि ये लोग इस तरीके से जो है अपने ट्रूफ को ऐसा इस्टेब्लिश करते थे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये लोग पता थे कि अगर यहाँ से अटैक होता है तो ये जो आर्मी है इस तरीके से उसको बाउंड करके इसको पूरा डिफीट कर देंगे चारों साइड से। इसको रूमी वारफेयर बोलते हैं या फिर आर्टिलरी बोलते हैं।
ठीक है, आर्टिलरी का तो यूज होगा ही होगा, लेकिन इसी तरीके से ये लोग जो है पूरा स्ट्रेटजिक और प्लानिंग के साथ यहाँ पे कवर करते थे। और इसी के थ्रू जो रूमी वारफेयर या फिर आर्टिलरी का यूज के थ्रू ही दिल्ली एरिया हो गया, फिर आगरा हो गया, इसको कैप्चर किए गए थे, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तब। इसके बाद ऐसा नहीं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही पूरा एरिया को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, और भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्क्विस्ट टेरिटोरियल एक्सपांसन चलाए गए थे। तो जैसी सीधी सी बात है कि अगर टेरिटोरियल कॉन्क्विस्ट करोगे तो सीधी सी बात है कि बैटल वहां पे होगा। तो सेकेंड बैटल यहाँ पे हुआ था जो कि बैटल ऑफ खनवा 1527 में बैटल ऑफ खनवा हुआ था, जिसमें से बाबर और राणा संगा, देख लो, समझ रहे हो, यही राणा संगा है जो कि बाबर का साथ दिए थे दिल्ली को कैप्चर करने में। अब जैसे ही बाबर जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिए, तो ये जो राणा संघ है इसको भी डिफीट करेंगे। ठीक है, तो राणा संघ और बाबर जो कि बैटल ऑफ खनवा हुआ था, तो उसी में इसको डिफीट कर लिए। और जैसे ही राणा संघ को डिफीट किए, तो अपने को एज अ गजनी के तौर पे एज अ टाइटल एज्यूम किए। ठीक है, तो टाइटल एज्यूम किए हैं बाबर, जो कि गजनी का ही टाइटल एज्यूम किए हैं। तो जैसे अब तो एक तो हो गया, राणा संघ हो गया। इसके बाद बैटल ऑफ यहाँ पे चंदेरी हुए थे, जिसमें से जो मेदिनी राय ऑफ मालवा रीजन का है, ये वाला जो लोकेशन है, इसको कैप्चर किए थे बैटल ऑफ चंदेरी में 1526 में। क्योंकि देखो, अगर उसको ठीक तरीके से रूल करना है तो जितना भी उसका इनेमी है उसको तो यहाँ पे हराना पड़ेगा ना, तभी तो अच्छे तरीके से वहाँ पे रूल कर पाएंगे। फिर जैसे ही 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, उसके बाद जो है एक ही साल, मतलब नेक्स्ट ही ईयर में बैटल ऑफ यहाँ पे घाघरा हो गया, जिसमें से जो बाबर हो गया एक साइड, और जो अफगान जितना भी रहे हैं जैसे कि मोहम्मद लोधी हो गया, फिर उसके बाद नसरत शाह अब जो बंगाल का हो गया, इसके साथ यहाँ पे बैटल हुए। और बैटल में ही इसका भी डेथ हो गया, बाबर का डेथ हो जाएगा। और जैसे ही बाबर का डेथ होगा, उसके बाद जो हुमायूं है ये रूल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाबर का समझ आ गया, इतना जो जितना भी यहाँ पे बैटल हुए, इनिशियली जितना भी बैटल हुए हैं वो पूरा बाबर के द्वारा ही लड़े गए थे। और बाकी इसके बाद जितना भी रूलर आएगा वो आराम से रूल करेंगे। ठीक है, हल्का थोड़ा बहुत यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपांसन की वजह से लड़ाई देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा जितना बाबर यहाँ पे लड़े हैं उतना ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जितना भी रूलर आएंगे उसमें, जैसे कि हुमायूं हो गया, तो हुमायूं के टाइम में भी चलो शेर शाह सूरी आ गए, उसके बाद अकबर आ जाएगा, है ना। तो उसमें उतना ज़्यादा यहाँ पे जो फाइटिंग है या फिर बैटल है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतना यहाँ पे बैटल लड़े जा रहे हैं क्योंकि उस समय का टाइम देखो, मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम है, ऑन एन एवरेज जो है 16 सेंचुरी का बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, 15-16 सेंचुरी का बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत लड़ लिए बाबर, सिंगल बाबर, ठीक है, उसी के साथ बैटल ऑफ खनवा हो गया, बैटल ऑफ चंदेरी, और इन सब में बाबर ने ही जो है हासिल किए हैं, जीत हासिल किए हैं। तो इसका कुछ तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रहे होंगे, तभी तो ये जो है इतना ज़्यादा रूल कर रहे हैं। तो इसका जो मिलिट्री और जो वारफेयर इनोवेशन था ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में थे। ठीक है, एक यहाँ पे समझ आ गया कि जो रूमी कल्चर है, जो रूमी प्रैक्टिस है, उसको यहाँ पे कंडक्ट किए, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। जो गन पाउडर का यूज़ किए जाते हैं उसका इफेक्टिवली यूज़ ये लोग को पता था। और ये लोग ये भी जानते थे कि अगर कोई भी टेरिटरी को कैप्चर करना है तो सबसे पहले जो हमारा जो प्लानिंग होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांस लेवल में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय का जैसे कि अगर देखोगे तो जो बैटल लड़ रहे थे वो नॉर्मली फेस टू फेस, है ना, एक ये साइड से जो है, ये सेकंड साइड से ये पर्सन आ रहे हैं, इस साइड से ये पर्सन आ रहे हैं, और दोनों के बीच यहाँ पे फाइटिंग हो रहा है बस। लेकिन बाबर ने सोचा नहीं, इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस लेवल में ले जाना चाहिए ताकि अच्छे से इसको जो है प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सके। तो इन्होंने रूमी कल्चर एडवांस में लाए, है ना, यहाँ पे रूमी समझ आ गया ना, जो रूमी वारफेयर है उसी के साथ जो गन पाउडर है उसका यूज करना स्टार्ट किए। प्लस इसका एक और याद रखना कि ये जो अपना यूनिट है ना, जो मिलिट्री में जितना भी लोग रहे होंगे, तो वो लोग क्या करते थे कि यूनिट के फॉर्म में उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, टुकड़ों के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है कैप्चर यहाँ पे करने के लिए या फिर सामने से लोग आ रहे हैं फाइटिंग करने के लिए, तो अगर टुकड़ों में अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो इसको जो है कैप्चर करना, उसको जो है डेथ करना, उसका जो है हार करना, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था उस समय। प्लस उसी के साथ जो है बाबर स्ट्रेटेजिकली वो तो सब चीज़ को जानते थे। जो तुलुगमा जो सिस्टम होता है, तुलुगमा सिस्टम का मतलब ही वही होता है कि अपने जो यूनिट है, जो उसका आर्मी है, उसको डिवीजन कर लिए जाते थे, है ना, डिवाइड कर लेते थे, ताकि उसको जो है मल्टीपल डिवाइड करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वे में उसको हैंडल कर सको। उसी के साथ जो आर्टिलरी हो गया, कैनन हो गया, इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा किए हैं। और ये सब चीज़ का यूज़ कहाँ से देखने को मिला है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था,
तो वहीं से देखने को मिला है। प्लस जो कालवरी सिस्टम थे वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे थे। प्लस जो खैबर पास है वहीं से यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। क्यों खैबर पास, वही बताया कि अगर सेंट्रल इंडिया में डायरेक्टली जो कनेक्शन से देते हैं, जो रूट देते हैं, वो खैबर पास के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो हाई क्वालिटी में जो हॉर्सेज हैं उसको अच्छे तरीके से सप्लाई किया जा सके तो ये कहाँ से मिलता, खैबर पास से मिलता। लेकिन इसके जस्ट नीचे में और देखोगे तो बोलन पास है, लेकिन बोलन पास जो है बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू खैबर पास। तो खैबर पास को यहाँ पे हाई क्वालिटी यहाँ पे हॉर्सेज सप्लाई हो सके, फूड सप्लाई हो सके, है ना, गन हो गया, गन पाउडर हो गया, प्लस आर्टिलरी हो गए, ट्रूफ का मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके, आसानी से हो सके, इसलिए खैबर पास को एज अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस उस समय भी कंसीडर किए जाते थे। तो जैसे ही इंडिया में तो कैप्चर कर लिए, इस तरीके से मिलिट्री और वारफेयर इनोवेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला है। तो बाबर यहाँ पे आ तो गए, लेकिन जैसे ही आए तो इसके द्वारा भी बहुत कुछ यहाँ पे बिल्डिंग बनाना, जो आर्किटेक्चर है उसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उज्बेकिस्तान जो रीजन हो गया, उसी के साथ जो सेंट्रल इंडिया में जो कल्चर इन्फ्लुएंस से थे, जिस कल्चर के बारे में उसको पता था, वही आर्किटेक्चर वही कल्चर को इंडिया में भी यहाँ पे इम्पोज किए गए। जैसे कि चार बाग जो स्टाइल है, ये पर्शियन गार्डन स्टाइल है। चार बाग मतलब ऐसा होता है, देखो इस तरीके से जो है, ये जो है चलने के लिए हो गया, और इस तरीके से, और ये जो है चार खंड में डिवाइड कर दिया, और ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा एक गार्डन एरिया है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल में होगा शायद। ठीक है, और कुछ अदर जो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, राम बाग हो गया, जहारा बाग हो गया आगरा का। तो ये फेमस एग्जाम्पल है जो कि चार बाग को यहाँ पे शो करते हैं। फिर पानीपत में मॉस्क बनाना हो गया, अयोध्या हो गया, संभल हो गया, तो इन सब में भी मॉस्क बिल्ड किए गए थे इसी समय में, बाबर के समय में। ये तो हो गया आर्किटेक्चर के बारे में। लेकिन जो लिटरेरी हैं, जो कल्चरल सोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि बाबरनामा फेमस यहाँ पे सबको पता होता है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है, इसे टर्किश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक होता है बायोग्राफी और एक को बोले जाते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखो बायोग्राफी का मतलब होता है कि जैसे कि ए पर्सन है, लेकिन ये जो ए पर्सन, इसके बारे में कोई बी पर्सन लिख रहा है, मतलब इंडिविजुअल अलग है, उसके बारे में लिखने वाला भी अलग है, तो ये बायोग्राफी होता है। ऑटो बायोग्राफी का मतलब होता है कि ए पर्सन है कोई, लेकिन ए खुद के बारे में ही लिख रहा है। जैसे कि मैं हूं, अगर मैं ही अपने जीवनी के बारे में लिखता हूं, अपने बारे में मैं खुद लिख रहा हूं, तो उसको क्या बोलोगे, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन कोई सामने वाले पर्सन, उसके बारे में अगर मैं लिख रहा हूं, तो उसको बोले जाते हैं बायोग्राफी। तो इसे टर्किश लैंग्वेज में लिखे गए हैं, क्योंकि उसका मदर टंग टर्किशी रहा, क्योंकि उज्बेकिस्तान से आ रहे हैं ना। मिलिट्री स्ट्रेटजी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, इसमें डिस्क्राइब किए गए, ध्यान रखना, जो बाबर के द्वारा जो बाबरनामा लिखे गए हैं, जिसे बोले जाते हैं, इस नाम को याद रखना है। ठीक है, तुजुक ए बाबुरी, है ना, इस नाम को यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि बाबरनामा में अगर बोले जाते हैं तब तो समझ जाओगे, लेकिन अगर यही चीज को ये वाले वर्ड से दे दिए जाए तो फिर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों नाम को यहाँ पे याद रखोगे। और इन सब चीज में डिस्क्राइब किए गए हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटजी कैसे रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी कैसे रहा है। क्योंकि एक्चुअली जब बाबर इंडिया में कैप्चर किए हैं, तो पहले तो उसको इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसको समझना पड़ेगा। खैबर पास से इंडिया में कैप्चर करेंगे तो किस तरीके से कैप्चर करेंगे, तो हर एक चीज को जो है बाबरनामा में इंक्लूड किए गए हैं। और यही चीज जो है एज अ मेमोर राइटिंग के फॉर्म में आगे बढ़े। बाकी इसका जो पर्शियन लैंग्वेज हो गया, अरेबिक हो गया, इसमें प्रोफिशिएंट रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा अगर रिलीजियस व्यू अगर देखोगे तो ये पूरा ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रहे हैं। ठीक है, एक होता है मुस्लिम में शिया और सुन्नी होते हैं। देखो यहाँ पे जो सुन्नी लिखा हुआ है ना, तो सुन्नी का यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने जो रूढ़िवाद है उसमें भरोसा करना, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी हो गया, लेकिन यहाँ पे लिबरल आउटलुक के फॉर्म में दिखते थे। तो रिलीजियस व्यू में उतना ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन इतना बस यहाँ पे समझना है। प्लस जो सूफी सेंट हो गया, इन सब चीज़ का भी ये लोग डिवोटी थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हिस्ट्री को लिंक किए हैं, दिल्ली सल्तनत से कैसे यहाँ पे इंडिया में आए, दिल्ली सल्तनत से मुगल इंपरर कैसे बना, इसको लिंक किए हैं अच्छे से। इसी के साथ जो है इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे हैं उसको भी यहाँ पे कवर किए हैं। प्लस जो बाबर को यहाँ पे एक रूलर को इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे हैं उसको कवर किए हैं। तो यहाँ तक जो है फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद देखो देखते हैं कि अगर इसको जो है एक पार्ट इसको रखते हैं या फिर दो और पार्ट ला लेंगे। ठीक है, जिसमें से और अच्छे से ब्रॉड लेवल में कवर कर सके। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। इसके बाद
अगर हो सके तो जो सेकेंड पार्ट आएगा उसी में पूरे जो डायनेस्टी उसको कवर कर लेंगे, लेकिन लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको 2 पार्ट में और कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में जो है पूरा जो मुगल डायनेस्टी है होलिस्टिकली वे में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो हुमायूं है, हुमायूं के साथ अदर जितना भी शाहजहां हो गया, अकबर हो गए, तो उसको यहाँ पे कवर करेंगे। फिर लास्ट में कवर करेंगे कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में रूल किए हैं, कैसे उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही कवर करेंगे, कल जो है नेक्स्ट इसका क्लास को भी कवर कर लेंगे। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।